दोस्तों, इस मुल्क की सियासत में जो खेल आपको पर्दे पर दिखता है, अक्सर पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही होता है। मिसाल के तौर पर इन साहब को देखिए, पहचान गए होंगे, असदुद्दीन ओवैसी, MIM के चीफ, विपक्ष के एक बड़े नेता। बेशुमार दौलत है, बेशुमार संपत्ति है, महंगी महंगी गाड़ियों से पार्लियामेंट आते हैं, और इन सब के बावजूद, इस दौलत के बावजूद, सबसे ज्यादा हमला मोदी पर करते हैं, अमित शाह पे करते हैं, RSS पे करते हैं, खुलेआम सरेआम कैमरे पर। अब ओवैसी साहब के हमले तो इतने तल्ख होते हैं मोदी और शाह पर, जितने शायद शरद पवार के नहीं होते, ममता बनर्जी के नहीं होते, अखिलेश यादव के नहीं होते, तेजस्वी के नहीं होते, जितने भी अपोजिशन लीडर हैं। लेकिन बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं, सबके घर पे छापे पड़ते हैं, ED जाती, इनकम टैक्स जाता है। लेकिन ओवैसी साहब इतने हमले करते हैं, लेकिन आज तक इनके यहाँ ना कोई छापा पड़ा, ना ED, और बेशुमार दौलत है। तमाम सवाल तेलंगाना में लोग उठाते रहते हैं, अपोजिशन उठाता रहता है। आज तक शाह साहब ने छापा नहीं मारा, बल्कि उल्टे सिक्योरिटी दे रखी है इनको। सवाल यह है कि क्या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? क्या ओवैसी साहब और अमित शाह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं? और ये सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए मौजूद है आज की तारीख में ये सवाल। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इस वक्त कांग्रेस बेहद मजबूत विकेट पर है। इंटरनल रिपोर्ट है, वो इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि चांसेस हैं कि कांग्रेस कैन विन द इलेक्शन, कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती है। अब ओवैसी साहब क्यों बी टीम है और उनका रोल क्या रहता है? उनको कुछ लोग कहते हैं साहब वोट काट देते हैं, खासकर सेकुलर पार्टीज का। इस पर तो मैं एक एक्सपर्ट के साथ आ ही रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूं। मुश्किल से 30-40 सेकंड लगेंगे। एक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर हुए, और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी, जहां मुस्लिम पॉकेट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, वहां कहीं 5,000 वोट काट दिए, कहीं 8,000 वोट काट दिए, कहीं 10,000 काट दिए। बिहार में जो भी उपचुनाव हुए या उससे पहले भी RJD को बहुत नुकसान पहुंचा, और इस बार भी आप देखें तो कई सीट पर MIM को जो उतारा गया बिहार में बाई इलेक्शंस में, तो नुकसान हुआ है तेजस्वी और नीतीश बाबू का। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में NCP का, शरद पवार का नुकसान हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, कई जहन में सवाल मेरे भी हैं और आपके भी हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बात तो मुसलमानों के हित की करते हैं, बीजेपी को हिट करते हैं, मोदी जी को हिट करते हैं, अमित शाह को हिट करते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं ओवैसी जहां लगता है कि नहीं, ये आदमी सेकुलर क्रेडेंशियल्स का है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, रणभूमि की बात आती है, तो ये सेकुलर पार्टीज का ही नुकसान करते हुए दिखते हैं। इसीलिए शक होता है कि ये क्या बी टीम है? इनकी फंडिंग कौन करता है? इनको कभी भी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, चाहे ED है, IT है, CBI, ये कभी छेड़ती नहीं है। आप देखेंगे विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो बचा हो ED के जाल से, लेकिन आज तक इनके घर पर नहीं पहुंची, जबकि बेशुमार दौलत है। यही सब सवाल है कि आखिर इनके यहां छापा क्यों नहीं पड़ता, और आखिर क्या इनकी कोई अमित शाह से, भाजपा के चाणक्य के साथ कोई गेम प्लान है? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है, और मैंने इस पर आज आपके सामने बुलाया है एक बहुत ही वाहिद एक्सपर्ट को, जो मुस्लिम सियासत को जानते हैं, ओवैसी साहब के वालिद के अच्छे दोस्त रहे, और मुस्लिम पॉलिटिक्स को पिछले 40-45 साल से कवर कर रहे हैं, हिसाम सिद्दीकी साहब। और मुझे लगा कि उनको रूबरू कराना चाहिए आपसे, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं चुनाव के समय लोगों के मन में रहता। चलिए आज इस पर बात करते हैं, सीधे चलते हैं हिसाम सिद्दीकी के पास। एक एक लफ्ज सुनिएगा, 45 साल का तजुर्बा है। क्या ओवैसी साहब जो बात तो करते हैं मोदी के मुखालिफ, जो बात तो करते हैं अमित शाह के मुखालिफ, RSS के मुखालिफ, लेकिन जब इंतखाब की बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, तो पता लगता है वो बी टीम बन जाते हैं। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? आप 40-45 साल से मुस्लिम पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, ये ओवैसी साहब वाकई बी टीम है या अपनी मर्जी से पहुंच जाते हैं? कौन इनको फंड करता है? थोड़ी रोशनी आप इस पर डालें। तो वो जो कर रहे हैं हरकत, वो जानबूझकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का और मुसलमानों को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं मुसलसल। अभी गुजरात में वो क्या करके आए ये भी सबने देखा है।
उससे पहले यूपी में वो आए थे, खैर यूपी में चलिए उनको ज्यादा वोट नहीं मिले, फिर भी कई सीटें यूपी में उनकी वजह से हारी हैं। तो नहीं, लेकिन निजाम भाई मैं यहाँ पर मैं आपको टोक रहा हूँ। जो आंकड़े हमने गुजरात के देखे या जो आंकड़े हमने बिहार के देखे, बिहार में जो बाई इलेक्शंस हुए अभी, उन बाई इलेक्शंस में जिस तरह से एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया, तो नुकसान तो फिर उसमें महागठबंधन का हुआ है। वो कहीं 10,000 वोट काट देते हैं, कहीं 11,000 वोट काट देते हैं, और वो जो 10-11,000 वोट वो काटते हैं, उससे क्या होता है कि जो सेकुलर पार्टी है कहीं ना कहीं वो उसके वोट कम होते हैं और पता से लगता है वो एडवांटेज बीजेपी होता है। दो काम होते हैं। ओवैसी की पार्टी को वोट कितना मिलता है ये इतना मैटर नहीं करता, 2-4 हजार 5 हजार कहीं ज्यादा भी। असल मसला ये है दीपक कि ओवैसी जो तकरीरें करते हैं जाकर के चुनाव में, उनकी तकरीरों की वजह से हिंदू वोटर पोलराइज होता है बीजेपी की तरफ से। यही बीजेपी का मकसद है कि वो ओवैसी के जरिए ये काम करते रहें। वोट कितने मिले वो उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि वो भी हिंदू वोटर जो फेंस सिटर कहलाते हैं, जिनको बीजेपी से लेना देना नहीं होता है, जब वो ओवैसी की तकरीर सुनते हैं फिर उनके दिमाग में आता है यार ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो जाना चाहिए, तो वो चले जाते हैं। तो असल जो काम बीजेपी का होता है वो इनकी तकरीरों से पोलराइजेशन का होता है। और ये अपने वोट कितने पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम जो बीजेपी के वोटर नहीं भी हैं, हिंदू वोटर, उनको पोलराइज कर देंगे बीजेपी की तरफ, ये इनका काम है। और अब चाहे कोई कुछ कहता रहे दीपक, जिस तरह की इनकी एक्टिविटीज हैं, सियासी एक्टिविटीज, अब कोई कुछ भी कहता रहे, अब मैं या कोई भी समझदार मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि ओवैसी बीजेपी के पेरोल पर हैं। बी टीम तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी कहती है, जो अमित शाह इंस्ट्रक्शन देते होंगे या मोदी, वही करते हैं वो। अब वो चाहे जितनी सफाई दें, उनके सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो हरकत वो कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है मुसलमानों के लिए। कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए था ओवैसी साहब को, अगर वाकई वो माइनॉरिटीज की वो चिंता उनको है, अगर वाकई वो चाहते हैं कि भाई बीजेपी हारे, आरएसएस की जो ये यहाँ पर पूरा नेटवर्क है वो ध्वस्त हो, अगर इस तरह की सोच वो रखते हैं ओवैसी, तो समर्थन क्यों नहीं करते कांग्रेस का? अब रही ओवैसी की और कांग्रेस की बात, देखिए ओवैसी 2004 में कांग्रेस के साथ थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने, या 2000 जब तक अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने जितने काम मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में कर दिए या उनकी फाइनेंशियल मदद करने में कर दिए 2004 से 2009 तक खास करके, उसका कोई मिसाल पिछले 20 साल में नहीं मिलती है और ज्यादा में। तब ओवैसी साथ थे। आज तक ओवैसी ये नहीं बता पा रहे हैं या बताना चाहते नहीं हैं कि उन्होंने यूपीए छोड़ा क्यों। वो सिर्फ लफाजी करते हैं, कभी कोई ठोस बात आज तक उन्होंने बता के नहीं दी है कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। तो इससे तो जाहिर होता है कि उनको जो फायदे बीजेपी से मिल रहे होंगे वो कांग्रेस से नहीं मिलते होंगे, तभी ना उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और हर जगह कांग्रेस के खिलाफ चले जाते हैं। और एक सिर्फ कांग्रेस नहीं है, देखिए वो महाराष्ट्र में खिलाफ है अघाड़ी के, वो बंगाल में खिलाफ है ममता के, वो बिहार में खिलाफ है लालू की पार्टी के और नीतीश कुमार के, वो उत्तर प्रदेश में खिलाफ है समाजवादी पार्टी के, वो कर्नाटक में खिलाफ है कांग्रेस के। वो किसके हैं फिर? वो ये तो बताएं, क्या सिर्फ 18% वोट पर वो सबसे लड़ाई लड़के और सबको मुखालिफ बना करके वो कुछ कर लेंगे, सिवाय इसके कि मुसलमानों को और ज्यादा परेशानी में डालें? साहब एक चीज और, आप एक ऐसे संपादक हैं, एक ऐसे एडिटर हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, जो जितने भी मुसलमानों के धर्म गुरु हैं उन सबके साथ आपका राबता साहब है, चाहे देवबंद कह लीजिए, चाहे नदवा कह लीजिए, चाहे जहां जहां मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप है वो सब आपके टच में है। तो जब आपकी मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप से बात होती है, जब आप उनसे बात करते, तो वो ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं? क्या उनका समर्थन है ओवैसी को? आज तक एक भी रिलीजियस लीडर और सोशल लीडर मुसलमान ने ओवैसी की तारीफ हमसे नहीं की है। और हद यह है कि ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत एक्टिव हो गए थे बीच में, अभी भी हैं। अब वहां पर पहले थे मौलाना वली रहमानी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, तो वो इन लोगों की हरकतों को काफी हद तक ठीक कर लेते थे। अब वो रहे नहीं, अब वो है नहीं। और एक साहब जो दूसरे काम देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का,
वो हैं हैदराबाद के, तो वो ओवैसी के दबाव में रहते हैं, जिससे भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अकेले में बात मैंने जितने लोगों से की, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ओवैसी की पॉलिटिक्स ठीक है। सब ने कहा कि भाई इनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है। एक ओवैसी साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, पिताजी थे, उनसे भी आपके संपर्क थे, क्योंकि आप तो 40-45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जो वालिद, उनके फादर और ओवैसी साहब, इनकी सियासत में बुनियादी फर्क क्या दिखता है आपको? नहीं, बुनियादी फर्क ये है कि वो नुकसान नहीं करते थे और वो अपने आप को हैदराबाद तक महदूद रखते थे। उनका ये था कि वो हैदराबाद तक रहें, उसके आगे निकलने की कोशिश कभी नहीं की उन्होंने। कहीं उन्होंने एक एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़वाया किसी दूसरे स्टेट में, और वो इनके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा समझदार थे। अब आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब का जो मैं लाइफस्टाइल देखता हूँ, बेशुमार दौलत है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं, और अभी तक तमाम विपक्ष के नेताओं पे छापे मारे गए। अगर कोई 2 करोड़ की गाड़ी से पार्लियामेंट में विपक्ष का कोई नेता पहुंच जाए, कांग्रेस का पहुंच जाए या समाजवादी का पहुंच जाए, किसी और पार्टी का पहुंच जाए, तृणमूल का पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि उसके घर ईडी पहुंच जाती है। लेकिन ओवैसी साहब रेंज रोवर से आते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं। आज तक इनके यहाँ जब से मोदी और अमित शाह की सरकार आई, एक बार छापा नहीं पड़ा है। तो क्या ये एक आपको अंदर ही अंदर पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कोई खेल दिखता है? आपको शक होता है क्या? बिल्कुल शक नहीं, हमको तो यकीन है 100% ये मिले हुए हैं। इसलिए मिले हुए हैं कि हैदराबाद में जो हरकतें करते रहते हैं और जिस तरह इनकी आमदनी है और जितने कॉलेजेस में ये कैपिटेशन फीस वगैरह लेते हैं, वो छोटी बात नहीं है। और कभी न तो इनकम टैक्स, ना तो मैं जहां तक मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मुझे 100% यकीन है कि ये बिल्कुल बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं।